अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया मोहम्मद आरिफ और आज हम जुग्राफिया का सबक नंबर 2 आबादी हिस्सा दोम पॉपुलेशन पार्ट 2 का जो आखिरी हिस्सा है उसे हम समझेंगे। तो ये हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है हिजरत। और हिजरत जो है ये एक बहुत ही अहम इसमें पॉइंट है जिसके तहत बहुत सारे सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है इस सबक का। तो सबसे पहले हम हिजरत का तारुफ देखेंगे। इंसान या इंसानों के ग्रोह का किसी एक जुग्राफियाई इलाके से किसी दूसरे जुग्राफियाई इलाके की जानिब या किसी एक सियासी सरहद से किसी दूसरी सियासी सरहद में कम या ज़्यादा अरसे के लिए की जाने वाली मुंतकिली को हिजरत कहते हैं। तो इंसानों का या इंसानों के ग्रुप का एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल होना जो है वो हिजरत करता है आम ज़बान में। तो हिजरत जो है वो एक जोग्राफिया इलाके से दूसरे जोग्राफिया इलाके की जानिब होती है या किसी एक सियासी सरहद से किसी दूसरी सियासी सरहद की जानिब ये हिजरत की जाती है। मिसाल के तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में की जाने वाली हिजरत, या हिजरत जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए की जाती है, यानी कि बहुत सालों के लिए इंसान जो हिजरत कर कर किसी दूसरे इलाके में नए इलाके में जाता है। तो इस तरह से हिजरत जो इंसान करता है तो ये सारी की जाने वाली मुंतकिली को हिजरत कहते हैं। फिर से एक बार अगर डेफिनेशन देखें हम उसकी तारुफ, इंसान या इंसानों के ग्रोह के किसी एक जुग्राफियाई इलाके से किसी दूसरे जुग्राफियाई इलाके की जानिब या किसी एक सियासी सरहद से किसी दूसरी सियासी सरहद में कम या ज़्यादा अरसे के लिए की जाने वाली मुंतकिली को हिजरत कहते हैं। मुख्तसरन हिजरत किसी मखसूस इलाकों से आर्जी या मुस्तकिल तौर पर होने वाली मुंतकिली, यानी कि इंसान जब हिजरत करता है एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ तो वो आर्जी भी हो सकती है, यानी कि टेम्पररी भी वो हिजरत कर सकता है, यानी कि कुछ कम वक्त के लिए हिजरत वो करके जाता है, या वो मुस्तकिल तौर पर भी हो सकती है, यानी कि कुछ इंसान जो है वो हमेशा के लिए अपने इलाके को छोड़कर किसी नए इलाके की तरफ हिजरत करते हैं और वहीं पर वो सुकूनत पजीर इख्तियार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आर्जी तौर पर भी हिजरत हो सकती है या मुस्तकिल तौर पर भी हिजरत की जा सकती है। आम तौर पर हिजरत आबादी में तब्दीली लाती है। तो हिजरत की वजह से आबादी में तब्दीलियाँ आती है। अगर लोग किसी खित्ते में नकल मकानी करते हैं तो उस खित्ते की आबादी बढ़ जाती है, यानी कि इंसान जब हिजरत करके नए इलाके में जाता है तो उस इलाके की आबादी जो है वो बढ़ जाती है, उसमें इजाफा होता है आबादी में। उसी तरह से अगर लोग एक खित्ते को छोड़कर दूसरे खित्ते में हिजरत करते हैं तो उसकी आबादी कम हो जाती है, यानी कि इंसान जो इलाके को छोड़कर जा रहा है तो उस इलाके में जिस इलाके को इंसान छोड़ता है उस इलाके की आबादी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से दोनों ही इलाकों में हिजरत की वजह से जो है तब्दीली आबादी के अंदर होती है। हिजरत की वजह से सफारत करदा इलाके और वसूल कुनिंदा इलाके दोनों ही इलाकों में आबादी की गुंजानियत और ढांचा वगैरह में तब्दीली वाक़ होती है, यानी कि हिजरत की वजह से जहाँ से इंसान हिजरत करता है जिस इलाके से उसे सफारत करदा इलाके कहा जाता है, यानी कि जिस इलाके को इंसान छोड़कर जा रहा है उसे कहा जाता है सफारत करदा इलाके, और जो दूसरे इलाके में हिजरत करके जाता है नए इलाके की तरफ उसे कहा जाता है वसूल कुनिंदा इलाके। जिस नए इलाके में जाकर वो बसता है रहता है उसे कहा जाता है वसूल कुनिंदा इलाके। तो इन दोनों ही इलाकों में आबादी की गुंजानियत और ढांचा वगैरह में तब्दीली वाक़ होती है, यानी कि आबादी की गुंजानियत में भी तब्दीली वाक़ होती है। जैसे कि सफारत करदा इलाके जो है यहाँ से लोगों के हिजरत कर जाने की वजह से आबादी की गुंजानियत कम हो जाती है
और जो वसूल कुनिंदा इलाके हैं, यहाँ पर नए लोगों के आ जाने की वजह से हिजरत करके यहाँ पर आबादी की गुंजानियत में इजाफा होता है। उसी तरह से आबादी के ढांचे में भी तब्दीली आती है दोनों इलाकों में। हिजरत की किस्में, टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेशन। हिजरत को इलाके, फासले, वक्त और मकसद की बुनियाद पर मुख्तलिफ जमातों में दर्जाबंद किया गया है। यानी कि हिजरत की जो क्लासिफिकेशन की गई है, उसकी दर्जाबंदी की गई है, वो इलाके के लिहाज से की गई है। उसके अलावा फासले की बुनियाद पर हिजरत की किस्में की गई है, वक्त की बुनियाद पर हिजरत की किस्में की गई है और मकसद की बुनियाद पर हिजरत की किस्में हमें दिखाई देती है। मकसद की बुनियाद पर यानी कि हर इंसान का जो है हिजरत करने के पीछे अलग अलग मकसद होते हैं, जैसे कि रोज़गार, तालीम, उसके अलावा तिब्बी सहूलियात। तो इंसान जो है किसी भी मकसद के लिए हिजरत कर सकता है। तो इस तरह से इन सब असबाब की वजह से हिजरत को अलग अलग जमातों में दर्जाबंद किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है इलाके की बुनियाद पर हिजरत, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो इलाके की बुनियाद पर हिजरत यानी कि इंसान जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके में हिजरत करता है, अपने इलाके को छोड़कर नए इलाके में जाकर वो रहता है। हिजरत की इस किस्म को दो जमातों में तकसीम किया गया है। तो हिजरत की इस किस्म की दो जमातें हैं। नंबर अलिफ जो है वो है दाखिली ऑब्लिक अंदरूनी हिजरत ऑब्लिक मुल्की हिजरत, इंटरनल माइग्रेशन। लोग अपने मुल्क की हदूद में रहते हैं, वो अपने मुल्क नहीं छोड़ते। ये हिजरत एक रियासत से दूसरे रियासत में या एक शहर से दूसरे शहर में की जाती है। तो इसमें जो इंसान हिजरत करता है वो अपने मुल्क के अंदर ही रहकर हिजरत करता है और वो अपने मुल्क को छोड़ता नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम फर्ज करें कि एक मुल्क की सरहद है, तो इसमें जो लोग हैं रहने वाले, वो जो हिजरत करते हैं, यहाँ के लोग मुल्क के अंदर दूसरे इलाके में जा सकते, इधर के दूसरे इलाके में आ सकते, यानी कि अपने मुल्क के अंदर रहकर वो हिजरत अंजाम देते हैं। लेकिन अपनी जो मुल्क की सरहद है उसे वो पार नहीं करते। अपने मुल्क के अंदर ही वो एक शहर से दूसरे शहर हिजरत कर सकते हैं या फिर एक रियासत से दूसरे रियासत में वहाँ के लोग हिजरत कर सकते। इसे दाखिली हिजरत, अंदरूनी हिजरत या मुल्क की हिजरत भी कहा जाता है, जो मुल्क के अंदर ही रहकर हिजरत अंजाम दी जाती है लोगों के दरमियान, एक इलाके से दूसरे इलाके के दरमियान। मसलन हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों से मुंबई मुंतकिल होना, यानी कि हिंदुस्तान की बहुत सारी दूसरी रियासतों से जो लोग हिजरत करके मुंतकिल होकर मुंबई में आते हैं, तो ये भी एक मुल्क की हिजरत है। मुल्क के अंदर ही रहकर लोग हिजरत जो है वो अंजाम देते हैं और मुंबई शहर में आते हैं। इसके बाद है बैरूनी ऑब्लिक बैनुल अक़वामी हिजरत ऑब्लिक गैर मुल्की हिजरत। इस किस्म की हिजरत में लोग अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। तो इसमें जो लोग हिजरत अंजाम देते हैं वो अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, यानी कि इसके अंदर वो अपनी जो मुल्क की सरहद होती है उसे पार कर कर किसी दूसरे मुल्क की सियासी सरहद में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मुल्क में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ के लोग हिजरत करके इसमें से कुछ लोग जो है वो अपने मुल्क की सरहद को पार करके किसी दूसरे मुल्क जो है जो जहाँ पर ज़्यादा रोज़गार के ज़राए मौजूद होंगे उस इलाके या उस मुल्क में मुल्क की तरफ वो हिजरत करके चले जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार या तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। तो ये एक मुल्क की सरहद से बाहर निकलकर वो दूसरे मुल्क की सरहद में जाकर रहते, इसे कहा जाता है बैरूनी या बैनुल अक़वामी या गैर मुल्की हिजरत, एक्सटर्नल माइग्रेशन, यानी कि इसे इंटरनेशनल माइग्रेशन भी कहा जाता है। मसलन हिंदुस्तान से आला तालीम के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल होना, यानी कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जो लोग हैं आला तालीम हासिल करने के लिए जो है दूसरे ममालिक में जो है वो मुंतकिल होते हैं। मिसाल के तौर पर भारत से यूएसए या फिर इंग्लैंड में
हिजरत करके जाना तालीम या रोज़गार हासिल करने के लिए। ये सब जो मिसालें हैं ये बैनुल अक़वामी हिजरत यानी कि बैरूनी हिजरत के हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म है हिजरत की वो है वक्त की बुनियाद पर हिजरत, क्लासिफिकेशन बाय ड्यूरेशन। तो वक्त की बुनियाद पर भी जो हिजरत की किस्मों की दर्जाबंदी की गई है उसमें भी दो किस्में हिजरत की। उसमें अलीफ कलील मुद्दती हिजरत या इसे कलील मियादी हिजरत भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन। इस किस्म की हिजरत महदूद वक्त या मौसमी हो सकती है। तो इसमें जो इंसान हिजरत करता है वो कम वक्त के लिए हिजरत करता है या मौसमी हिजरत हो सकती है। मौसमी हिजरत यानी कि एक खास मखसूस मौसम के अंदर वो हिजरत अंजाम देता है। कुछ कबीले चारे की तलाश में मौसमी तौर पर हिजरत करते हैं, उसे मौसमी हिजरत कहते हैं। यानी कि कुछ जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जो कबाइली लोग हैं वो अपने जानवरों के साथ चारे और पानी की तलाश में जो है वो पहाड़ी मकामात में हिजरत करते हैं मखसूस मौसम के दरमियान। जहाँ पर उन्हें चारा और पानी मुहैया हो जाता है वो वहाँ पर कुछ वक्त के लिए रहते हैं और बाद में जब मौसम बदलता है फिर से वो किसी नए इलाके की तरफ जो है वो हिजरत करके चले जाते हैं। तो ये कम वक्त के लिए हिजरत होती है या फिर मौसम के लिहाज से भी ये हिजरत अंजाम दी जाती है। मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कबाइली लोग। उसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में गन्ने की कटाई के दौरान ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती है। ये मज़दूर गन्ने के खेतों में काम करते हैं। जब खेत पर कोई काम नहीं होता है तो वो शहर जाते हैं और मज़दूरी का काम करते हैं। तो महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जो है वो गन्ने की काश्तकारी की जाती है और गन्ने की कटाई के लिए खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत जो है वो पेश आती है। तो बहुत सारे मज़दूर जो इन गन्ने की खेतों में काम करते हैं, गन्ने की कटाई करते हैं, लेकिन जब कटाई जो हो जाती है ख़त्म गन्ने की उसके बाद उनका कोई काम नहीं रहता वहाँ पर, तो वो फिर काम की तलाश में शहर चले आते और वहाँ पर मजदूरी का काम करते। और इसी तरह से जब फिर गन्ने की कटाई का मौसम आता है फिर से वो अपने देहातों की तरफ आते हैं, फिर से वहाँ पर गन्ने के खेतों में जो है वो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और गन्नों की कटाई करते हैं। तो इस तरह से ये कलील मुद्दती हिजरत रहती है, कम वक्त के लिए वो अपने इलाके को छोड़कर बाहर जाते हैं और वापस अपने इलाकों में वो लौट आते हैं। ये मौसमी हिजरत की एक मिसाल है, यानी कि ये मौसम के लिहाज से जब गन्ने की कटाई का मौसम आता है उस वक्त वो गन्ने की कटाई करते हैं और बाकी दीगर साल के जो औकात होते हैं वो शहर में जाकर रहते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। बे तवील मुद्दती हिजरत या तवील मियादी हिजरत, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। इसमें लोग अपनी रिहाइश गाह छोड़ देते हैं और एक नई जगह मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो लोग हिजरत करते हैं वो अपनी जो रिहायशी जगह रहती है, रिहायशी शहर होता है, उसे छोड़ देते हैं और एक नई जगह जाकर वो मुंतकिल हो जाते हैं। ये फैसला नहीं करते कि वो जल्द वापस आ जाएंगे या नहीं, या कुछ दिन छुट्टियों पर आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो जब नए इलाके में जाते हैं तो वो डिसीजन नहीं लेते कि वो वापस अपने शहर में आएंगे रहने के लिए या फिर वो शहर में वापस ना लौट के आए। या कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ दिनों के लिए जब छुट्टियां होती है तो वो अपने शहर में आते हैं, रहते हैं और वापस जब छुट्टियां ख़त्म होती है तो वापस अपने शहर, अपने नए इलाके में वो चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने हिजरत की होती है। तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म माइग्रेशन है, तवील मुद्दती या तवील मियादी हिजरत इसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान से लोग रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका और बरतानिया वगैरह में हिजरत कर गए। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं वो रोज़गार की तलाश में, तालीम हासिल करने के लिए यूएसए और बरतानिया में हिजरत करके चले गए हैं। नंबर 2, कुछ देहाती लोग रोज़गार की तलाश में शहर आते हैं और वहाँ आबाद हो जाते हैं। यानी ये बहुत सारे जो देहात के लोग रहते हैं वो
रोज़गार की तलाश में शहर आ जाते हैं और उन्हें जब अच्छा रोज़गार शहरों में मिल जाता है तो वहीं पर शहर में बस जाते हैं, वहीं पर आबाद हो जाते हैं। दोनों ही मिसालों में जो अभी हमने मिसालें देखी थी, यूएसए, बरतानिया और दूसरा जो देहाती लोग शहर में आते हैं, तो दोनों ही मिसालों के अंदर अगर हिजरत शुदा शख्स बहुत लंबे अरसे के बाद असल जगह पर वापस आ जाता है तो उसे तवील मुद्दती हिजरत कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं जब हिजरत करके दूसरे इलाके में चले आते तो वहाँ से वो 10-15 साल या 20 साल के बाद वापस वो अपनी असल जगह पर लौट आते। यानी कि हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो हिजरत करके यूएसए चले जाते, बरतानिया चले जाते, वहाँ पर रोज़गार करते और जब रिटायरमेंट हो जाती है उनका, तो रिटायरमेंट के बाद जो है वो 10-15 साल वहाँ पर रहने के बाद, 20 साल रहने के बाद वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान वो लौट आ जाते और हिंदुस्तान में रहते अपने पुराने मकानात के अंदर। तो इसे कहा जाता है तवील मुद्दती हिजरत कहा जाता है। लेकिन अगर वो शख्स कभी अपने असल मकान पर वापस नहीं आता है तो उसे मुस्तकिल तौर पर हिजरत कहा जाता है। लेकिन जो कुछ लोग जो रहते हैं वो हमेशा के लिए अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे इलाकों में जो है वो रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं और वहीं पर वो सुकूनत करते हैं और कभी अपने मुल्क में लौटकर वापस नहीं आते या अपने इलाके में लौटकर वापस नहीं आते हैं। उन्हें कहा जाता है मुस्तकिल तौर पर हिजरत। वो परमानेंटली अपने मुल्क को, अपने इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा हिजरत रज़ाकाराना या गैर रज़ाकाराना भी हो सकती है। यहाँ पर गैर रज़ाकाराना वर्ड आना चाहिए। तो हिजरत जो है अपनी मर्जी से भी हो सकती है और अपने मर्जी के खिलाफ भी हिजरत कभी कभी इंसानों को करना पड़ती है। तो ये दोनों तरह से हिजरत लोग करते हैं। अपनी मर्जी से भी कुछ लोग जो है रज़ाकाराना तौर पर हिजरत करते हैं और कुछ जो लोग हैं मजबूरी के तहत गैर रज़ाकाराना तौर पर हिजरत जो है वो अंजाम देते हैं। हिजरत की वजूहात या हिजरत के असबाब, रीज़न फॉर माइग्रेशन। तो इसके अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में इंसानी नकल मकानी की मुख्तलिफ वजूहात होती है। तो इंसान जो है जब हिजरत करता है तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती है। ये कुछ जगहों पर माशी वजूहात और कुछ जगहों पर समाजी वजूहात हो सकती है। तो कुछ जगह पर इंसान जो है वो माशी वजूहात के तौर पर हिजरत करता है और कुछ जगह पर वो इंसानी वजूहात की बिना पर हिजरत अंजाम देता है इंसान। तो हिजरत की जो वजूहात या असबाब है वो इस तरह से, नंबर 1 तबई असबाब या तबई वजूहात, माशी वजूहात, समाजी वजूहात और सियासी वजूहात, फिजिकल रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स, सोशल रीजन्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स। तो उसमें नंबर 1 देखेंगे हम सबसे पहले तबई वजूहात। जलजले, आतिशफिशानी, धमाका, कहत और सैलाब जैसे तबई कुदरती वाक़ियात आबादी के नकल मकानी के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो जो कुदरती आफत होती है जैसे कि जलजला, आतिशफिशानी, धमाका, कहत साली, सैलाब वगैरह की वजह से भी इंसान जो है वो नकल मकानी यानी कि हिजरत करने के लिए मजबूर हो जाता है और हिजरत अंजाम देता है। तो जिन इलाकों में जलजले आते हैं, आतिशफिशानी, धमाके होते हैं या कहत होती है उस इलाके में, तो वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए, अपने ख़ानदान के अफराद को बचाने के लिए इंसान हिजरत करके किसी महफूज मकामात की तरफ चले जाता है। उसके बाद है नंबर 2 माशी हिजरत। तो माशी हिजरत जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हिजरत अंजाम दी जाती है वो माशी हिजरत के वजह से ही अंजाम दी जाती है। सबसे ज़्यादा जो लोग हिजरत करते हैं उनका सबसे मेन रीज़न, सबसे अहम वजूहत होती है माशी हिजरत। तो इसमें लोग मुलाजमत, कारोबार की तलाश, अपने मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना वगैरह की तलाश में हिजरत करते हैं। यानी कि इसमें मुलाजमत हासिल करने के लिए, रोज़गार हासिल करने के लिए, अपने कारोबार बढ़ाने के लिए या कारोबार की तलाश में, अपने मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना वगैरह की तलाश में हिजरत करते हैं।
तो इस वजूहत की वजह से भी इंसान जो है वो हिजरत अंजाम देता है, जिसे हम माशी हिजरत कहते हैं या माशी वजूहत भी कह सकते हैं। उसके बाद है समाजी वजूहत। अक्सर लोगों को ज़बरदस्ती हिजरत करना पड़ती है। लोग समाजी परेशानियों का सामना करने के बजाय उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। यानी कि कभी कभी इंसानों को जो है वो मजबूर होकर हिजरत करना पड़ती है। बहुत सारे समाजी मसाइल या समाजी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसके तहत वो अपने इलाके को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में जाकर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसमें किसी खास ग्रोह के लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर करना शामिल हो सकता है। यानी कि कुछ जगह पर जो है कुछ समाज के लोगों को मजबूर किया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है कि वो उस इलाके को छोड़कर चले जाए, उन्हें तकलीफ़ें दी जाती है और वो लोग जो है फिर अपने इलाके को छोड़कर किसी नए इलाके में हिजरत कर कर चले जाते हैं। तो भेदभाव, उसके अलावा तालीम, सेहत, तिब्बी सहूलियात, शादी वगैरह हिजरत की अहम वजूहत हो सकती है। तो ये सब समाजी वजूहत हिजरत की, ये सारे समाजी वजूहत में आएगा। हिजरत इन वजूहत की वजह से अगर की जा रही है, शादी की वजह से, तालीम हासिल करने के लिए या सेहत की वजह से, तो ये सब समाजी वजूहत होंगे। उसके बाद नंबर 4 है सियासी वजूहत। कभी कभी किसी मुल्क में जंग या सियासी मसाइल पैदा होते हैं। इस सूरत में उस मुल्क से लोग हिजरत करके दूसरे मुल्क में पनाह लेते हैं। तो कभी कभी इंसान जो है वो अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है जंग के हालात की वजह से। उस मुल्क के अंदर जंग के हालात पाए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इसलिए वो अपनी जान को बचाने के लिए किसी महफूज इलाके की तरफ हिजरत करके चले जाते हैं। तो इसे कहा जाता है सियासी वजूहत। उसके बाद इस सबक का अहम पॉइंट है वो है पुल एंड पुश फैक्टर्स, जिसे हम तरकीबी अवामिल या इंजेजाबी अवामिल कहते हैं, और फिशारी या जबरी अवामिल इसे कहा जाता है। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। जब तक किसी खित्ते में इंसान की माली, तबई और नफ्सियाती ज़रूरियात पूरी होती है तब तक वो उस इलाके में रहता है। तो जहाँ पर जिस इलाके में इंसान को तमाम सहूलियात फराहम हो, माली सहूलियात हो यानी कि रोज़गार हो, नफ्सियाती सहूलियात, तिब्बी सहूलियात वगैरह, तबई सहूलियात, सारी चीज़ें मुकम्मल हो रही हैं इंसानों की, तो तब तक इंसान उस इलाके में रहता है। लेकिन जब इन ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है तो वो इलाका छोड़ देता है। लेकिन जब उस इलाके में जो रोज़गार के मसाइल पैदा हो जाते हैं, आसानी से रोज़गार नहीं मिलता है, नफ्सियाती ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसे इलाके को लोग जो है वो छोड़ देता है और नए इलाके में चले जाता है। तो इसे हम कहते हैं पुल एंड पुश फैक्टर, तरकीबी और फिशारी अवामिल इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुश फैक्टर यानी कि फिशारी अवामिल या जबरी अवामिल इसे कहा जाता है। फिशारी अवामिल से मुराद ऐसे अवामिल है जिनकी वजह से इंसान मजबूर होकर ना चाहते हुए अपने मकाम को छोड़ देता है। यानी कि फिशारी अवामिल के अंदर जो इंसान है वो ना चाहते हुए इस तरह के हालात वहाँ पर तैयार हो जाते हैं कि उसे मजबूर होकर अपने इलाके को छोड़ना पड़ता है और नए इलाके में जाना पड़ता है। तो इसे कहा जाता है फिशारी अवामिल। तो ये लोगों को बाहर ढकेलने का काम करते हैं। फिशारी अवामिल में जो लोग रहते हैं अपने इलाके में, तो उस इलाके से उन्हें बाहर ढकेला जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सहूलियात मौजूद नहीं रहती, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी रहती है। मसलन मिसाल के तौर पर जहाँ पर कम रोज़गार के मौके होते हैं, जंग के हालात मौजूद रहती है, खुश्क साली, पानी या फ़िज़ाई आलूदगी वगैरह होती है, तो वहाँ से इंसान महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाता है। यानी कि इन इलाकों में फिशारी अवामिल जहाँ पर पाए जाते हैं पुश फैक्टर्स, तो वहाँ पे रोज़गार के ज़राए की कमी रहती है, जंग की हालात रहती है, खुश्क साली, कैद रहता है, पानी या फ़िज़ाई आलूदगी रहती है वहाँ पर। तो ऐसे इलाकों से लोग हिजरत करके
किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं। इसे ढकेलने वाले अवामिल भी कहा जाता है, फिशारी अवामिल को, जो लोगों को बाहर की तरफ ढकेलने का काम अंजाम देते हैं। उसके बाद है तरगीबी अवामिल या इंजेजाबी अवामिल, इसे पुल फैक्टर्स कहा जाता है। किसी इलाके में लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की सलाहियत रखने वाले अवामिल पाए जाते हैं, जिन्हें तरगीबी या इंजेजाबी अवामिल कहते हैं। इन अवामिल की वजह से इंसान खुशी के साथ राज़ी होकर हिजरत करता है। तो कुछ इलाके जो रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी सहूलियात मौजूद रहती है इंसानों की, तो जहाँ पर जैसे रोज़गार के अच्छे ज़राए मौजूद हो और लोगों को अपने तरफ वो मुतवज्जा करते हैं, यानी कि लोगों को अपने तरफ वो खींचने का काम करते हैं। जो तरगीबी अवामिल है, इंजेज़ाबी अवामिल है, लोगों को अपने तरफ वो खींचते हैं, अपनी तरफ मुतवज्जा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का वो काम करते हैं। जैसे कि वहाँ पर मिसाल के तौर पर अच्छे बेहतर तालीम के ज़राए मौजूद होते हैं, रोज़गार के मौके की दस्तियाबी होती है, वहाँ पर ज़राए रोज़गार मौजूद होता है। तो ये तरगीबी अवामिल के अहम अवामिल है, तरगीबी अवामिल जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। मिसाल के तौर पर मुंबई, तो मुंबई भी लोगों को अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ लोगों को मुतवज्जा करता है, अपनी तरफ खींचने का काम करता है। इसलिए भारत के बहुत सारे रियासतों से, बहुत सारे शहरों से लोग मुंबई की तरफ अट्रैक्ट होकर हिजरत करके मुंबई में आ जाते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत सारी तालीमी सहूलियात मौजूद है, रोज़गार के मौके मौजूद है, उसके अलावा बुलंद मियार ज़िंदगी पाया जाता है। तो ये सारे अवामिल जो है तरगीबी अवामिल कहलाते हैं, जो लोगों को अपने तरफ खींचने का काम करते, पुल करने का काम करते एक तरह से, इसलिए इसे पुल फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है टेक्स्ट बुक के अंदर, ट्राई दिस, इसे आजमाए। आपने हिजरत वाक़या होने की वजूहात की फहरिस्त पहले ही बना दी है, इसमें और वजूहात शामिल करें, क्लासरूम में इस पर बहस करें और इन वजूहात को तरगीबी और फिशारी अवामिल में दर्जा बंदी करें और आदाद व शुमार को मुकम्मल करें। दी गई जगह इस्तेमाल करें या इसे अपनी नोटबुक में मुकम्मल करें। तो जो यहाँ पर दिया गया है तरगीबी अवामिल एक तरफ है यहाँ पर, और दूसरी तरफ है फिशारी अवामिल। तो इन दोनों अवामिल की वजह से हिजरत की जाती है। एक तरफ है तरगीबी अवामिल, यानी कि लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम करती है, पुल करने का काम करती है, जैसे कि यहाँ पर मैग्नेट दिखाया गया है, लोगों को अपने तरफ खींचने का एक तरह से सिंबल यहाँ पर बताई गई है। और दूसरी तरफ है फिशारी अवामिल, पुश फैक्टर, जो अपने इलाकों से लोगों को बाहर ढकलने का काम करती है। तो ये दो इलाके, एक सिफारत करदा इलाका, यानी कि जिस इलाके को इंसान छोड़कर बाहर की तरफ जाता है उसे सिफारत करदा इलाका यानी कि डोनर रीजन कहा जाता है। और दूसरा होता है वसूल कुनिंदा इलाका, जहाँ पर लोग हिजरत कर कर आकर रहते हैं, इस नए इलाके में आकर वो बसते हैं, आबाद होते हैं, तो इसे कहा जाता है वसूल कुनिंदा इलाके, यानी कि रिसिपिएंट रीजन इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सिफारत करदा इलाके, यहाँ पर पुल फैक्टर यानी कि फिशारी अवामिल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर कम रोज़गार के मौके होते हैं, तो कम रोज़गार के मौके होंगे तो लोग रोज़गार की तलाश में नए इलाके की तरफ चले जाते हैं, इस इलाके को छोड़कर। उसके अलावा जंगें रहती है, वहाँ पर जंग के हालात पाए जाते हैं, तो अपनी जान को बचाने के भी लिए लोग महफूज इलाकों की तरफ हिजरत कर कर चले जाते हैं। उसके अलावा खुश्क साली पाई जाती है, पानी और ग़िज़ा की किल्लत पाई जाती है, तो इसलिए भी लोग जो है वो नए इलाकों की तरफ हिजरत कर कर चले जाते हैं। उसके बाद है फ़िज़ाई आलूदगी और पानी की आलूदगी भी इसमें शामिल होगा। तो इस तरह से लोग आलूदगी से बचने के लिए भी हिजरत कर कर किसी नए इलाके की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट मेंशन किया, इसमें आप और भी पॉइंट इसमें यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आपके मुताबिक कौन से पॉइंट इसमें आने चाहिए फिशारी अवामिल में जो है लोगों को हिजरत करने पर मजबूर करते हैं। और अगर इसी तरह हम दूसरी तरफ देखें तरगीबी अवामिल, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं मैग्नेट की तरह, तो कौन कौन से अवामिल वसूल कुनिंदा इलाकों में पाए जाते हैं, उसमें नंबर 1 है
रोज़गार के मौके की दस्तयाबी, तो ऐसे इलाकों में बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके दस्तयाब होते हैं, तो लोग रोज़गार हासिल करने के लिए इन इलाकों में आते हैं। उसके बाद है तालीम के सहूलियात की फराहमी, तो यहाँ पर तालीमी सहूलियात मौजूद होती है, लोग तालीम हासिल करने के लिए इन इलाकों में आते हैं। उसके बाद है बुलंद मियार ज़िंदगी, तो यहाँ का जो लोगों का ज़िंदगी जीने का तरीका रहता है वो बहुत बुलंद मियार का ज़िंदगी का तरीका रहता है, हाई स्टेटस रहता है लोगों का ज़िंदगी जीने का तरीका। उसके बाद है सैर व तफरीह, तो यहाँ पर इन इलाकों में सैर व तफरीह के ज़राए मौजूद रहते हैं, जैसे कि पार्क हो गए, उसके अलावा मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इसलिए भी लोग ऐसे शहरों की तरफ, ऐसे इलाकों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजूहत की वजह से लोग इन इलाकों में आते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं। आबादी पर हिजरत के असरात, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन, तो जब इंसान हिजरत करता है तो उसके बहुत सारे असरात जो है वो आबादी पर पड़ते हैं, और ये जो असरात रहते हैं वो मनफी और मुस्बत दोनों भी होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव असरात पड़ते हैं। तो एक इलाके में अगर मनफी असरात पड़ रहे हैं हिजरत की वजह से, तो दूसरे इलाके में मुस्बत असरात हमें दिखाई देते हैं हिजरत की वजह से। हमने आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुताला किया है। हिजरत दो अवामिल को मुतासिर करती है, तो वो अवामिल जो है वो है आबादी की तकसीम, पहला अवामिल है, और दूसरा है गुंजानियत। तो हिजरत जब की जाती है इंसानों के ज़रिए, तो ये दो अवामिल जो है हिजरत की वजह से आबादी के अंदर मुतासिर होते हैं। एक तो है आबादी की तकसीम और दूसरा है गुंजानियत, यानी कि किसी इलाके में आबादी जो है उसमें इजाफा होता है, तो कुछ इलाकों में आबादी की कमी हो जाती है, कुछ इलाके ज़्यादा गुंजान हो जाते हैं, तो कुछ इलाकों में आबादी की गुंजानियत कम हो जाती है। हिजरत दो इलाकों के माबैन होती है, यानी कि हिजरत जो की जाती है वो दो इलाकों के दरमियान की जाती है। इनमें से एक सिफारत करदा इलाका है, यानी कि जहाँ से हिजरत की जा रही है, जिस इलाके को छोड़ा जा रहा है, छोड़कर बाहर की तरफ जाते हैं, उसे सिफारत करदा इलाका कहते हैं। जबकि दूसरा इलाका जो है उसे वसूल कुनिंदा इलाका कहलाता है, जहाँ पर हिजरत कर आकर लोग बसते हैं, वहीं पर आबाद होते हैं। तो इन दोनों इलाकों के अंदर भी जो है हिजरत की वजह से इन पर असरात पड़ते हैं, सिफारत करदा इलाका और दूसरा वसूल कुनिंदा इलाका। तो ये असरात किस तरह से दिखाई देते हैं, तो अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, तो एक है जाए पैदाइश, यानी कि सिफारत करदा इलाका जहाँ से इंसान हिजरत कर बाहर जाता है, और दूसरा है जाए सुकूनत, यानी कि वसूल कुनिंदा इलाका इसे कहा जाता है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लोग हिजरत कर इस इलाके में आते। तो जब इंसान हिजरत करता है, ये जो ब्लैक सर्कल है ये आबादी इंसानों की दोनों तरफ, तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर आबादी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जब जाए पैदाइश यानी कि सिफारत करदा इलाके से इंसान जब हिजरत करता है यहाँ पर, तो आबादी जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पर आबादी की तकसीम और आबादी की गुंजानियत जो है इस इलाके में कम पाई जाती है, और बाहर जब जाकर निकलता है दूसरे इलाके में जाता है, तो यहाँ पर आबादी में इजाफा और ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इस इलाके में आबादी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वसूल कुनिंदा इलाकों में आबादी बढ़ती है और सिफारत करदा इलाकों में आबादी कम होती है। तो हिजरत की वजह से दोनों इलाकों में तब्दीली आती है। आबादी के अंदर, आबादी के ढांचे के अंदर तनासुब जिन्स भी मुतासिर होता है। उसके अलावा पेशा वाराना साख्त भी हिजरत की वजह से जो है वो मुतासिर होती है इन दोनों ही इलाकों में, सिफारत करदा इलाका और वसूल कुनिंदा इलाका। तो अब हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या उनमें तब्दीली आती है। सबसे पहले सिफारत करदा डोनर रीजन, तो जहाँ से हिजरत बाहर की तरफ की जाती है, उन इलाकों में क्या असरात पड़ते हैं हिजरत की वजह से। तो सबसे पहले इस खित्ते की आबादी कम होती है, यानी कि यहाँ से लोग हिजरत करके बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी कम हो जाती है। उसके बाद जिनसी तनासुब में ज़बरदस्त तब्दीली आती है, यानी कि जो तनासुब जिन्स है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर रियासत केरला के काम करने वाले
ग्रुप में ज़्यादातर मर्द मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। इसके नतीजे में केरला में दूसरी रियासतों के मुकाबले में जिनसी तनासुब ज़्यादा है। तो केरला के अंदर जो मर्द आबादी है ज़्यादातर काम करने वाली, वो मुलाजमत के लिए, रोज़गार हासिल करने के लिए भारत से बाहर बैरून ममालिक में हिजरत करके चले जाते हैं। तो जवान आबादी के, मर्दों की जवान आबादी के बाहर चले जाने की वजह से जो केरला के अंदर तनासुब जिन्स है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि केरला के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा औरतों का तनासुब ज़्यादा है। 1000 मर्दों के मुकाबले में केरला के अंदर 1084 औरतें का तनासुब जिन्स यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा तनासुब जिन्स रियासत केरला में है मर्दों के मुकाबले में, वहाँ पर औरतों की आबादी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर मर्द जो है वो हिजरत करके बैरून ममालिक चले गए रोज़गार के लिए, मुलाजमत के लिए। उसके बाद उम्र का ढांचा भी बदल जाता है। तो उम्र के ढांचे में भी तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पर बच्चों और बूढ़े लोगों की तादाद नौजवान उम्र ग्रुप से ज़्यादा है। यानी कि ज़्यादातर जो हिजरत करते लोग उसमें नौजवान आबादी ज़्यादा होती है। बूढ़े और बच्चों का हिजरत का तनासुब बहुत कम दिखाई देता है नौजवान आबादी के मुकाबले में। तो जहाँ से सिफारत करदा इलाकों से जो लोग हैं ज़्यादातर हिजरत करते हो, नौजवान आबादी के लोग हिजरत करते हैं जो काम की तलाश में बाहर जाते हैं। तो ऐसे में जवान लोगों की आबादी के बाहर चले जाने की वजह से उस इलाके के अंदर बच्चों की आबादी ज़्यादा रहती है और बूढ़े लोगों की आबादी का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से इन सिफारत करदा इलाकों में औरतों की तादाद भी ज़्यादा रहती है, उसके अलावा बच्चों की तादाद और बूढ़ों की तादाद भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से तनासुब जिन्स, उसके अलावा उम्र का ढांचा, इसमें भी तब्दीली हमें दिखाई देती है सिफारत करदा इलाकों में। उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरा इलाका है वो है वसूल कुनिंदा इलाका, यानी कि रिसिपिएंट रीजन। तो इस खित्ते में आबादी बढ़ जाती है, क्योंकि जो सिफारत करदा इलाके वहाँ से वो छोड़कर अपने इलाकों को वसूल कुनिंदा इलाकों में आकर बसते हैं और इन इलाकों की आबादी जो है वो बढ़ जाती है। वसूल कुनिंदगान में जिनसी तनासुब में भी तब्दीली आती है। यानी कि यहाँ पर भी तनासुब जिन्स में तब्दीली होती है हिजरत की वजह से। मिसाल के तौर पर मुंबई में जो तनासुब जिन्स है वो है 832, यानी कि 1000 मर्दों के मुकाबले में मुंबई शहर के अंदर 832 औरतों पाई जाती है। उसी तरह से पुणे जो है वहाँ पर 1000 मर्दों के मुकाबले में 948 औरतों का तनासुब जिन्स है। यानी कि मर्दों की आबादी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं नौजवान आबादी मर्द हजरात की वो हिजरत करके शहरों में आती है और वहाँ पर आकर वो रोज़गार हासिल करते हैं, काम करते हैं या तालीम हासिल करते हैं। ज़्यादातर इनमें मर्दों की आबादी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इन इलाकों में औरतों का तनासुब जिन्स कम दिखाई देता है वसूल कुनिंदा इलाकों में। यहाँ नए नज़रियात और नई तहकीकों का तबादला होता है। तो इन इलाकों में नए नज़रियात पैदा होते हैं, नई तहकीकों का तबादला होता है, जिससे उस इलाके की और ज़्यादा माशी तरक्की होती है, क्योंकि यहाँ पर नौजवान आबादी का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है। जो शहरी इलाके रहते हैं वसूल कुनिंदा इलाकों में, यहाँ पर जवान आबादी का तनासुब हमें ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए माशी तरक्की भी ज़्यादा होती है, क्योंकि काम करने वाली आबादी का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है इन इलाकों में। इसके अलावा वसूल कुनिंदा इलाकों में और जो असरात मुरतब होते हैं वो है रिहाइश, पानी की फराहमी, नकल व अमल आबादी के मुकाबले में नाकाफ़ी साबित होते हैं। यानी कि लोगों को रहने के लिए जगह, पानी की फराहमी, नकल व अमल के ज़राए, ये सब जो है उसमें कम साबित होते हैं, नाकाफ़ी साबित होते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन इलाकों में। उसके अलावा ज़रई ज़मीन जो है वो गैर ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जो ज़राती इलाके थे उसकी ज़मीन का इस्तेमाल जो गैर ज़रई मकासद है, जैसे कि सनतों की तामीर या इमारतों की तामीर, रिहायशी इमारतें बनाना, उसके लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है इन इलाकों में।
तो ज़रई ज़मीनों का तनासुब भी यहाँ से कम होता जाता है। उसके बाद ज़मीन की कीमतों में इजाफा होता है। इन इलाकों की जो ज़मीन की कीमतें रहती है उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हमें दिखाई देता है। उनकी कीमतें जो है वो आसमान छूने लगती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मुंबई में ज़मीन की कीमतें देखें तो बहुत ज़्यादा वो महंगी ज़मीन की कीमतें पाई जाती है। तो ज़्यादा ज़मीन की कीमतें होने की वजह से हर शख्स जो है वो ज़मीन या मकानात खरीदने के काबिल नहीं होता है इन इलाकों के अंदर। तो जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो झोपड़पट्टी बसाकर रहना शुरू कर देते। तो जिसकी वजह से झोपड़पट्टी में इजाफा होता है यहाँ पर, क्योंकि हर शख्स ज़्यादा महंगी ज़मीनें नहीं खरीद सकता, मकानात नहीं खरीद सकता, तो वो लोग उन इलाकों के अतराफ में झोपड़पट्टी बसाकर रहना शुरू कर देते हैं। और जिन झोपड़पट्टी की वजह से भी बहुत सारे और दूसरे मसाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और मसाइल पैदा होते हैं इन इलाकों में। तो ये सब थे हिजरत के असरात। उसके बाद यहाँ पर कुछ मालूमात दी गई है लोगों ने हिजरत क्यों की है, अलग अलग उनके वजूहात यहाँ पर उनके बताए गए कि किस तरह से लोगों ने हिजरत अंजाम दी है। तो उसके तहत कुछ सवालात भी पूछे गए हैं जिनके जवाब हमें बाद में देना है। तो सबसे पहले देखें, अगर हम मंदरजा झेल वाक़ियात को पढ़ें और इन सवालों के जवाब दें। तो नंबर 1 है, राम प्रसाद शुमाली हिंदुस्तान के एक गांव में बड़ा हुआ है। मुंबई में रहने वाले उसके चचा ने उन्हें मुंबई बुलाया है और मुलाजमत की पेशकश की है। तो राम प्रसाद जो ये शख्स है ये शुमाली हिंदुस्तान का रहने वाला है, गांव में रहने वाला, और उसके चाचा मुंबई में रहते हैं और उन्हें उसके चाचा ने राम प्रसाद को मुंबई में बुला लिया है और वहाँ पर मुलाजमत की पेशकश की है कि वो मुंबई आए और वहाँ पर एक मुलाजमत का काम करे। तो इसकी वजह से राम प्रसाद ने जो है वो हिजरत अंजाम दी है। तो सबसे पहले ये उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले उसका वो है माशी हिजरत है। माशी वजूहत के तहत राम प्रसाद ने हिजरत की मुलाजमत के लिए, क्योंकि मुलाजमत आएगा माशी हिजरत में। उसके बाद रज़ाकाराना हिजरत है, यानी कि उसने अपने मर्जी से हिजरत अंजाम दी है। उसके चाचा ने उसे बुलाया है मुंबई में, तो ये अपनी मर्जी से राम प्रसाद जो है वो हिजरत करके मुंबई जाने तैयार हुआ है। और ये है दाखिली हिजरत है, यानी कि इसने ये हिजरत जो अंजाम दी है एक अपने मुल्क के अंदर ही रहकर अंजाम दी है। शुमाली हिंदुस्तान से वो मुंबई आया है, यानी कि मुंबई में वो आया है शुमाली हिंदुस्तान के गांव से। तो यानी कि एक रियासत से दूसरी रियासत में इसने दाखिली हिजरत जो है वो अंजाम दी है। उसके बाद नंबर 2, रितिका ने पुणे के एक मशहूर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। उसने अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। उसे 5 साल हो चुके हैं और अब वही सुकूनत इख्तियार कर ली है। तो रितिका ये जो है ये पुणे में रहने वाली एक लड़की है जिसने एक पुणे के मशहूर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है अपना, और उसके बाद उसने अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली है। तो ये जो है माशी हिजरत है, क्योंकि उसने मुलाजमत के लिए पुणे से अमेरिका में हिजरत की है। तो ये एक मुलाजमत के तहत की जाने वाली हिजरत है, यानी कि माशी हिजरत है। उसके बाद ये रज़ाकाराना हिजरत है। रज़ाकाराना इसलिए क्योंकि पुणे से वो और ज़्यादा जो डेवलप कंट्री है, इलाका है अमेरिका में उसने हिजरत की, जहाँ पर एक बड़ी कंपनी में उसे मुलाजमत की है। तो ये अपनी खुशी से वहाँ पर वो मुलाजमत के लिए गई है यूएसए में। और ये एक बैनुल अक़वामी हिजरत है, यानी कि बैरूनी हिजरत है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गई है वो, यानी कि हिंदुस्तान से वो, भारत से वो अमेरिका में हिजरत की है उसने। तो ये एक बैरूनी हिजरत है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में की जाने वाली हिजरत है। उसके बाद है नंबर 3, सहमत का मुल्क जंग की सूरत हाल से गुजर रहा है। हिफाजती वजूहात की बिना पर लोगों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और लाजमी तौर पर कहीं और जाना पड़ा। सहमत और उसके अहले खाना ने पड़ोसी मुल्क में पनाह ले रखी है। तो सहमत का जो मुल्क है वहाँ पर जंग के हालात पैदा हुए हैं और वहाँ के लोगों को मजबूरी के तहत अपनी जान बचाने के लिए हिजरत करना पड़ रहा है। तो सहमत और उसके अहले खाना ने, उसके घर के जो ख़ानदान के लोग हैं, उन्होंने अपने
पड़ोसी मुल्क में पनाह लिए, यानी कि हिजरत कर कर वो अपने पड़ोसी मुल्क में चले गए। तो इसके पीछे जो हिजरत करने की वजूहत है, सबसे पहले ये सियासी हिजरत है, क्योंकि इन्होंने जंग की वजह से हिजरत की है। ये है जबरी हिजरत, वो हिजरत नहीं करना चाहते, लेकिन जो हिफाजती वजूहत है, अपनी जान को बचाने के लिए उन्हें अपनी हिजरत करना पड़ रहा है और अपने मुल्क को छोड़कर जाना पड़ रहा है। और ये भी है कि बैरूनी हिजरत एक मुल्क से दूसरे मुल्क में की जाने वाली हिजरत है, यानी कि उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क में पनाह लिए, यानी कि अपने जो पड़ोसी मुल्क में वो चले गए हैं। उसके बाद है बबन राव। बबन राव मराठवाड़ा के एक छोटे से किसान है। खुश्क साली की वजह से उसे ज़राअत में नुकसानात का सामना करना पड़ा। कुछ दीगर ख़ानदानी परेशानियों ने भी उसे अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर कर दिया और वो करीबी शहर मुंतकिल हो गया। अब वो काम कर रहा है और अपने कुंबे के लिए रोज़ी कमा रहा है। तो बबन राव जो है मराठवाड़ा का रहने वाला एक शख्स है, जिसे ज़राअत के अंदर बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है खुश्क साली की वजह से, और भी दूसरे उससे परेशानियां हैं, समाजी और ख़ानदानी परेशानियां। तो उससे उसने वजह से अपनी ज़मीन भी बेच दिए और वो हिजरत करके अपने करीबी शहर में मुंतकिल हो गया। तो इसके पीछे जो सबसे पहली वजह है वो है खुश्क साली, जिसकी वजह से ज़राअत में उसे नुकसान हुआ। तो खुश्क साली की वजह से उसने हिजरत की, तो ये तबई हिजरत में आएगा। उसे नुकसान हुआ तबई हिजरत में, ये क्योंकि ये खुश्क साली जो है ये भी एक डिज़ास्टर, एक आफत की किस्म हो गई। तो ये तबई हिजरत की उसने। उसके बाद ये जबरी हिजरत। जबरी हिजरत यानी कि इसे मजबूरी के तहत हिजरत करना पड़ी है। और ये जो हिजरत है एक शहर से दूसरे शहर में दाखिली नकल मकानी, यानी कि उसने मराठवाड़ा से निकलकर अपना जो दूसरा करीबी शहर है वहाँ पर मुंतकिल वो हुआ है। तो ये एक शहर से दूसरे शहर में उसने नकल मकानी की है, तो ये दाखिली हिजरत कहलाएंगी। उसके बाद नंबर 5, पिंपलवाड़ी के रितेश ने अपने गांव में स्कूल की तालीम मुकम्मल की है। वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए नासिक गए। तो पिंपलवाड़ी में रितेश नाम का एक शख्स है जिसने अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल की है और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वो बड़े शहर नासिक में आया है। तो उसका मेन रीज़न है तालीम हासिल करना। तो मेन उसकी वजूहत है तालीम के लिए उसने हिजरत की है। तो ये तालीम जो आएगा वो समाजी हिजरत में आता है। और ये रज़ाकाराना हिजरत है, उसने अपनी मर्ज़ी से हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए, मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए हिजरत की है। और ये जो हिजरत है वो पिंपलवाड़ी यानी कि एक छोटा सा देहात गांव है, गांव से उसने शहर की तरफ हिजरत की है, नासिक की तरफ। तो ये गांव से शहर की तरफ की जाने वाली एक अंदरूनी हिजरत है, यानी कि उसने अपने मुल्क के अंदर ही रहकर एक हिजरत की है, दाखिली हिजरत की है। उसके बाद है नंबर 6, सतारा से ताल्लुक़ रखने वाली सुरेखा और संदीप की बेटी लतिका शादी के बाद सोलापुर चली गई। यानी कि सतारा के रहने वाले सुरेखा और संदीप, उनकी बेटी है लतिका। तो लतिका की शादी हुई और उसके जो हस्बैंड है वो सोलापुर में रहते और शादी करने के बाद वो सोलापुर चली गई है सतारा से। तो उसमें शादी जो है उसकी एक अहम वजह है, शादी के बाद उसने हिजरत की है। तो शादी, उसके बाद शादी जो आता है वो समाजी हिजरत के तहत आता है और उसने रज़ाकाराना हिजरत की, अपनी खुशी से हिजरत की है शादी के बाद। और ये एक शहर से दूसरे शहर में दाखिली हिजरत है, यानी कि सतारा से सोलापुर वो चली गई। तो ये भी दोनों शहर जो है अपने मुल्क के, ये दोनों महाराष्ट्र के शहर है। तो ये भी मुल्क के अंदर ही उसने हिजरत अंजाम दी है। तो ये 6 अलग अलग वाक़यात दिए गए हैं और 6 के अलग अलग वजूहत है हिजरत करने के पीछे। और अब ये 6 वाक़यात के तहत कुछ सवालात पूछे गए हैं, उनके जवाब हमें देने हैं। तो नंबर 1 है, आपको इन वाक़यात में क्या मुमासलत मिलती है, यानी कि इन वाक़यात के अंदर क्या सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है। तो उसका जवाब है हिजरत, क्योंकि इन 6 ने, जो बबन राव है, लतिका है, उसके अलावा सहमत है, सब ने हिजरत अंजाम दी है। तो उसकी मुमासलत जो है वो हिजरत पाई जाती है, सब में कॉमन चीज़।
नंबर 2, क्या इन वाक़यात में मकाम की तब्दीली है? क्यों? जवाब हाँ, क्योंकि हिजरत की वजह मुख्तलिफ है और लिहाजा इन वाक़यात में जगह में तब्दीली आई है। तो हर किसी का हिजरत करने की वजह मुख्तलिफ है और वाक़यात की जगह में भी तब्दीली आई। किसी ने एक शहर से दूसरे शहर में हिजरत की, किसी ने एक रियासत से दूसरे रियासत में हिजरत की है और किसी ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बैनुल अक़वामी हिजरत अंजाम दी है। तो इसलिए हर हिजरत के पीछे मकामात की तब्दीली हुई है। इसके बाद नंबर 3, इन 6 वाक़यात को नए और पुराने मकामात के माबैन फासले के फ़र्क के मुताबिक तरतीब दे। यानी कि सबसे कम फासले पर जिसने हिजरत की वहाँ से शुरू करते हुए सबसे ज़्यादा लंबे फासले तक किसने हिजरत की इन 6 वाक़यात के अंदर, उसे हमने तरतीब देना है कम से ज़्यादा फासले के दरमियान। तो सबसे पहले जवाब में है नंबर 5। तो नंबर 5 जो है वो है रितेश ने पिंपलवाड़ी से नासिक में हिजरत अंजाम दी थी। यानी ये एक गांव से शहर में आया था। नासिक का ही इलाका है पिंपलवाड़ी से उसने जो मेन सिटी है नासिक उसके तरफ वो एजुकेशन के लिए आया। तो फासला बहुत कम है। उसके बाद नंबर 6 है वो है लतीका। तो लतीका ने भी जो हिजरत की वो सातारा से सोलापुर की। दोनों भी करीबी इलाके, सातारा और सोलापुर, फासला कम है दोनों में, और एक शहर से दूसरे शहर में हिजरत की। उसके बाद है नंबर 4। तो 4 में बमन राव ने मराठवाड़ा से, जो उसका करीबी शहर है दूसरा, वहाँ पर हिजरत अंजाम दी। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में उसने हिजरत अंजाम दी है। उसके बाद नंबर 1 है राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जो है ये शुमाली हिंदुस्तान का रहने वाला एक शख्स है जिसने शुमाली हिंदुस्तान से हिजरत की है मुंबई महाराष्ट्र में। यानी कि एक रियासत से दूसरे रियासत ने ये हिजरत अंजाम दी एक मुल्क के अंदर रहते हुए। यहाँ पर गांव से शहर, उसके अलावा करीबी शहर है, यहाँ पर दोनों ने करीबी शहर में हिजरत अंजाम दी। उसके बाद एक रियासत से दूसरी रियासत यहाँ पर आई, फासला बढ़ा। उसके बाद नंबर 3 है सहमत। तो सहमत ने भी हिजरत अंजाम दी अपने पड़ोसी मुल्क में। इसने बैनुल अक़वामी हिजरत अंजाम दी बैरून मुल्क, अपने मुल्क को छोड़कर वो अपने पड़ोसी मुल्क में गया। पड़ोसी मुल्क है यानी कि फासला कम है हिजरत का दोनों ममालिक के दरमियान का। ये बैनुल अक़वामी हिजरत है लेकिन फासला दोनों के दरमियान का कम है। उसके बाद नंबर 2 है वो है रितिका। तो रितिका ने जो हिजरत अंजाम दी पुणे यानी कि भारत से यूएसए के अंदर, अमेरिका में उसने हिजरत अंजाम दी। तो इसमें फासला जो है भारत का और यूएसए का बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये हिजरत को हमने तरतीब दी है कम से ज़्यादा की तरफ। ये हमें बता रहा है कि कितने ज़्यादा फासले तक हिजरत अंजाम दी गई है। इसके बाद नंबर 4 असल मकाम छोड़ने की वजूहात की फहरिस्त बनाई। यानी कि जो लोगों ने हिजरत अंजाम दी है उसका मेन वजूहात क्या है, हिजरत अंजाम देने की मेन रीज़न क्या है, उसे हमने यहाँ पर उसकी फहरिस्त बनाना है। तो सबसे उसके जवाब है नंबर 1 नौकरी, मुलाजमत के लिए हिजरत अंजाम दी है रितिका ने। उसके अलावा राम प्रसाद ने तो नौकरी के लिए हिजरत अंजाम दी। उसके अलावा जंग की सूरत हाल में अगर देखें हम तो सहमत, उसके बाद कैद की वजह से हिजरत अंजाम दी जिसमें बमन राव है। उसके अलावा तालीम जो है रितेश। उसके अलावा शादी जो है जिसमें लतीका ने हिजरत अंजाम दी। तो ये इनके अलग अलग वजूहत हिजरत करने के पीछे के। उसके बाद नंबर 5 वजूहत को राज़ी और मजबूरी में दर्जा बंद करे। तो किन जो लोगों ने हिजरत अंजाम दी है, किसी ने अपनी खुशी से राज़ी होकर हिजरत की है और कौन से लोगों ने मजबूरी में हिजरत अंजाम दी है गैर रज़ाना तौर पर। तो उसके जवाब में पहले हम देखेंगे राज़ी, जो खुशी से लोगों ने हिजरत अंजाम दी है वो नौकरी के लिए, उसके अलावा तालीम हासिल करने के लिए और शादी के लिए इन्होंने अपनी खुशी से हिजरत की है। और मजबूरी के तहत जो हिजरत अंजाम दी गई उसमें जंग की सूरत हाल और खुश्क साली की वजह से जो हिजरत अंजाम दी गई, ये लोगों ने मजबूरी के तहत हिजरत की है।
उसके बाद नंबर 6, इसके अलावा दीगर कोई और सबब हिजरत का हो सकता है, फहरिस्त बनाए। यानी कि जितने भी वजूहत दिए गए हैं इसके अलावा भी और कोई वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से इंसान हिजरत कर सकता है या करने पर मजबूर हो सकता है। तो उसके जवाब में देखेंगे अगर हम, तो उसमें कुदरती वाक़ियात जैसे ज़लज़ला, आतिशफ़शानी धमाका, इम्तियाजी सलूक यानी कि भेदभाव, उसके अलावा सेहत, तिब्बी सहूलियात, शादी हो गया, उसके अलावा सफ़र करना, कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना, अपने ख़ानदान वालों के साथ घूमने फिरने के लिए जाना और वापस अपने शहर में लौट आना, तो सफ़र भी एक हिजरत की वजह हो सकती है। उसके अलावा सियासी मसाइल, तो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से भी हिजरत हो सकती है। उसके अलावा मज़हब, जैसे कि मज़हब की तबलीग करना, उसको बढ़ाने के लिए हिजरत करना, मज़हब को बढ़ावा देने के लिए हिजरत करना, या मज़हबी मकामात में जाना, वो भी हिजरत में आता है। उसके अलावा ज़बान, लैंग्वेज को फ़रोग देना, उसके लिए भी हिजरत अंजाम दी जाती है। तो और भी बहुत सारे हिजरत की वजूहत हो सकते हैं जिसके तहत इंसान हिजरत अंजाम देता है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा सबक है, सबक नंबर 2 आबादी हिस्सा दुवम, ये ख़त्म हुआ। और तीसरे लेक्चर और अगले वीडियो में इंशाअल्लाह मैं जो तीसरा सबक है इंसानी बस्तियाँ, उसके डिटेल और उसकी मालूमात